हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं सीएस दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं जो अभी आके पेपर कंप्लीट हुए हैं जुलाई 2023 में न्यू सिलेबस फाउंडेशन स्टूडेंट के उन सारे के सारे पेपर, जितने भी पेपर आपके एमसीक्यू पैटर्न पे हुए न्यू सिलेबस के, उनके सॉल्यूशंस। सारे पेपर के सॉल्यूशन वन बाय वन इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे और जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं अपने हर पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो देखने के बाद जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं और आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पेपर के सॉल्यूशंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। सॉल्यूशन को शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर के न्यू बैचेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 26 जुलाई से। फाउंडेशन का रिजल्ट आने में टाइम है, लेकिन हम लोग बैच पहले से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो जितना जल्दी हो आप बैच ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने मेंशन कर रखे हैं आपके इंटर के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के डेमोस जरूर देखिए। हम लोगों की फैसिलिटीज के बारे में बात करूं जो कि आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर मैं अलग अदर क्लासेस के बारे में भी बात करूं तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं हमारे खुद के नोट्स जो कि बुक के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ में सिलेबस कंप्लीट होने पे हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज रिवीजन मैराथन क्लासेस। तो जरूर वीडियो डेमो लिंक आप जरूर देखिए एंड ज्वाइन कीजिए हमारा न्यू बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 26 जुलाई से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनेंशियल एंड कॉस्ट एंड अकाउंटिंग के सॉल्यूशंस के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहले क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप स्टूडेंट से पूछा गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज क्रिएटेड ओनली ऑन, कि जब हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, किसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, डेटर्स के लिए। डिस्काउंट के ऊपर जब प्रोविजन बनाया जाता है तो वो प्रोविजन कौन से डेटर्स के ऊपर बनता है। जैसा कि रेगुलर क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब हम लोग डेटर्स के लिए डिस्काउंट बनाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं डेटर्स। डेटर्स में से सबसे पहले हम लोग लेस करते हैं अगर किसी भी तरीके की फर्दर बैड डेट्स दी हुई है उसको। उसके बाद हम लोग लेस करते हैं न्यू प्रोविजन ऑन डाउटफुल बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स। देयर आफ्टर जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस के ऊपर हम लोग बनाते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का बनाते हैं प्रोविजन। देखिएगा ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया बैड एंड डाउटफुल डेटर्स, इंसॉल्वेंट डेटर्स, टोटल डेटर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो इसका आंसर होने वाला है सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, कि जब कभी भी हम लोग डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर प्रोविजन प्रोवाइड करवाते हैं तो वो हमेशा किसके ऊपर प्रोवाइड करवाया जाता है, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स। और उसके अलावा हम लोग जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को लेस करते हैं उसके ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉपीराइट अकाउंट इज। जी हाँ, कॉपीराइट, हाँ सही सोच रहे हैं आप कि कॉपीराइट हमारी क्या है। कॉपीराइट होती है हमारी एसेट्स। कौन सी एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका नेचर क्या होता है, टेंजिबल, जी नहीं। पर्सनल, जी नहीं। ये होती है इंटेंजिबल रियल अकाउंट, बिकॉज ऑल द एसेट्स आर रियल इन नेचर। ऑल द एसेट्स आर रियल इन नेचर। और कॉपीराइट क्या है, इंटेंजिबल। तो इसका नेचर क्या होगा, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो आप लोगों का आया, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। अर्जुन ने परचेस किया गुड्स कितने रुपए का, 25,000 रुपए का गुड्स परचेस किया फॉर कैश एट 10% रेट डिस्काउंट।
एंड 5% कैश डिस्काउंट। परचेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेगुलर क्लास में बार बार आपको बताया, फिर भी कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ी कर करके आए हो। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो परचेस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस आएगा? परचेस की वैल्यू है 25,000 रुपए की। 25,000 में से ट्रेड डिस्काउंट में 10% लेस करूंगा तो 10% होता है 2500। तो परचेस अकाउंट के अंदर क्या अमाउंट आएगा? 22,500। आपका आंसर होगा 22,500। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज असर्टेन टू नो। ये रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है? जी हां, वही वैल्यू जब कभी भी हम लोग किसी भी एसेट्स को यूज करने के बाद उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने पे मार्केट में जब सेल करने के लिए जाते हैं तो जो रिमेनिंग स्क्रैप वैल्यू होती है उसी को ही क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वैल्यू। तो बात आती है कि जब हम लोग रेसिडुअल वैल्यू की बात करते हैं तो रेसिडुअल वैल्यू क्यों जानी जाती है? ताकि आप प्रॉपर वे में कैलकुलेशन कर सकें। किस चीज का कैलकुलेशन कर सकें? टोटल डेप्रीशिएशन का आप क्या कर सकें? कैलकुलेशन कर सकें। उसके लिए क्या बनाई जाती है? उसके लिए रेसिडुअल वैल्यू का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए बट रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। आपने गुड्स परचेज किया, कितने रुपए का गुड्स परचेज किया? कोई डेटा नहीं दे रखा है। बोला आपने गुड्स परचेज किया जो कि किसके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर डाल दिया गया है? सेल्स रिटर्न के अंदर। मतलब आप लोगों को एंट्री क्या पास करनी थी? आपको एंट्री पास करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज को क्या करना था? डेबिट करना था। लेकिन उसकी जगह आपने कौन से अकाउंट को डेबिट कर दिया? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हुआ लेकिन अलग अकाउंट हुआ, लेकिन नॉमिनल अकाउंट तो हुआ है। आगे बोल रहा है, अगर इसका रेक्टिफिकेशन किया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया नॉमिनल अकाउंट को आपने डेबिट किया, करना भी नॉमिनल को डेबिट था, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट तब पड़ता जब नॉमिनल अकाउंट के ऊपर आपने कुछ गलती की होती। यहां तो नॉमिनल को डेबिट करना था, आपने डेबिट किया, बस अलग नाम आ गया। तो इसके ऊपर आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नो इफेक्ट ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पे किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बात करूं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56? देखिए, Which one of the following document is not required for bank reconciliation? जब आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या किया जाता है? हमारी कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस को चेक करते हैं। दोनों के बैलेंस के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस आता है तो हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं? बीआरएस। इसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या है? कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक की पासबुक। उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। तो यहां पे बता रखा है कि किस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक रिक्वायर्ड है, बैंक पासबुक रिक्वायर्ड है, बैंक का स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का कोई भी रोल नहीं होता है। तो इसने पूछा है किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बैलेंस शीट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे पूछा गया, हाउस बिल्डिंग एडवांस ऑफ 20 लाख पेड टू एम्प्लॉइज। आपने बिल्डिंग के लिए क्या दिया? एडवांस दिया एम्प्लॉय को। तो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है लेकिन फ्यूचर के अंदर बनेगी, तो ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये आपका क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी एसेट्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है? देखिए, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड व्हाइल ascertaining debtors बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड अगेंस्ट। कि जब कभी भी डेटर्स की बात की जाती है तो डेटर्स के लिए जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो किस किस का एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहां वर्ड क्या आया कि किसका एडजस्टमेंट आप नहीं करते हैं। तो पूछा गया बैड डेट्स श्योरली एडजस्टमेंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट, क्या ट्रेड डिस्काउंट डेटर्स के अंदर एडजस्ट होगा?
ट्रेड डिस्काउंट तो जितने में मटेरियल सामने वाले को सेल किया वो पहले ही क्या हो जाता है, डिडक्ट, तो इसका किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी। राइट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्या कह रहा है, एकदम अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कंसेप्ट ऑफ। हम लोग एसेट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एसेट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स एसेट्स, एक करंट एसेट्स। एक तो हमारी लॉन्ग टर्म की जो बिजनेस के लॉन्ग लाइफ तक हमारे काम आएंगी, करंट एसेट्स जो एक ऑपरेटिंग साइकिल में क्या हो जाएंगी, कंप्लीट। राइट, तो हुआ क्या, आपने एसेट्स को टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हमारा बिजनेस एक बार स्टार्ट हुआ है तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हमारे बिजनेस की कंटिन्यूटी की बात करता है? जी हां, सही सोच रहे हैं, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एक बार अगर स्टार्ट हुआ है तो ये लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, इसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। बात क्लियर, गोइंग कंसर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्या पूछा गया, पेपर के लेवल के बारे में बात करूं तो पेपर का लेवल एकदम सिंपल सा दिया गया है और जितने परसेंट मार्क बोले गए थे जिस चैप्टर से, इस पेपर के अंदर उतने ही परसेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उस चैप्टर वाइज। ओके, तो जितना भी पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करना है और जरूर याद रखिए इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नोट्स की जो बुक है उसी के अंदर से क्या है, इंक्लूडेड है, तो उनको जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिए। उन्हें कंप्लीट करेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत सारी क्या होने वाली है, हेल्प होने वाली है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, अ मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर 14 लाख। एक मशीन परचेज की गई, कितने रुपए की परचेज की गई, 4 लाख रुपए की मशीन आप लोगों ने की परचेज। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कैरेज इंस्टॉलेशन 6 लाख रुपए, उसके ऊपर कितने रुपए का एक्सपेंस किया गया, उसके ऊपर टोटल 6 लाख रुपए का खर्चा किया गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन 20%। आपको क्या निकालना है, डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकालना है 20% पर एनम according to the straight line method for the first year ended on 31st March 2023। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने मशीन को परचेस कब किया, 1 जुलाई को परचेस किया। कौन सी डेट को परचेस किया, आपने मशीन को परचेस किया 1 जुलाई को। अकाउंट कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, तो डेप्रीशिएशन लगेगा 1 जुलाई से 31 मार्च, कितने महीने का लगेगा, 9 मंथ्स का। मशीन 14 लाख की परचेज की है और उसके ऊपर एक्सपेंसेस कितने किए, 6 लाख, पूरे के पूरे हो जाएंगे कैपिटलाइज। तो टोटल मशीन की वैल्यू हो गई 20 लाख, 20 लाख का 20% और हमें कितने महीने का निकालना है, 9 मंथ्स का। 20 लाख का 20% हो गया 4 लाख, 9/12, तो आपका आंसर आएगा 3 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 लाख रुपए। बात क्लियर, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से कि आखिर क्वेश्चन नंबर 61 में आपको क्या बताया गया है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 61 से रिलेटेड, तो क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट में से एकदम ट्रू क्या है। तो देखिए और समझिए क्या क्या स्टेटमेंट है। कंपैरेटिवली इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट। कभी कंपैरेटिवली अकाउंटिंग स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना? जी नहीं, कंपैरेटिवली नाम का कोई भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं होता। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर हम लोग केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ज्वाइंट वेंचर फॉलो द गोइंग कंसर्न। ज्वाइंट वेंचर होता है शॉर्ट टर्म इन नेचर, यहां पर कभी भी फॉलो नहीं किया जाता। कौन सा सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, गोइंग कंसर्न। जिस दिन मेरा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसी दिन पूरा का पूरा बिजनेस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, जी हां, एकदम करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का
डी, डी आपका एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब बैड डेट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको बैड डेट्स की रिकवरी हुई, पहले आपने बैड डेट्स को अपने अकाउंट से क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। अब बैड डेट्स की आपको क्या हो गई है, रिकवरी हुई है। क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, मनी हमारे पास आ रहा है तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो इससे रिलेटेड क्या कह रहा है, क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ये रिडक्शन ऑफ डेटर्स है, या फिर ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो सबसे पहली बात क्या आती है, सबसे पहली बात आती है कि जो बैड डेट्स का अमाउंट है वो डेटर्स जो आपने पास्ट के अंदर जिन्होंने अमाउंट नहीं दिया उन्होंने अमाउंट पे कर दिया ना, तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तो हुआ नहीं, शॉर्ट टर्म इन नेचर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब बात आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। अगर मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों से बात करूं तो एरर ऑफ प्रिंसिपल आपको मैंने नॉर्मल क्लासेस के अंदर भी काफी बार बताया हुआ है कि जब कभी भी हम लोग कैपिटल नेचर के आइटम को किसके साथ दिखा दें, रेवेन्यू नेचर में दिखा दें, या फिर रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम लोग किसके अंदर दिखा दें, कैपिटल नेचर में दिखा देते हैं, तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर, इस तरीके के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं कि यहां पे एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है। 5000 रिसीव फ्रॉम श्याम क्रेडिट टू राम, पॉसिबल नहीं है। 5000 पेड टू एम्प्लॉय ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट, अगर न्यू प्लांट परचेस किया तो न्यू प्लांट के परचेस करने में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो प्लांट अकाउंट में जाने चाहिए, बट आपने कहां पे डेबिट कर दिए, वेजेस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा गया, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट की इनमें से करेक्ट क्या है। नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, जी नहीं, आप एंट्री करना भूल गए तो एरर ऑफ ओमिशन होता है। चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल इज अ कंपनसेटिंग, ऊपर वाले क्वेश्चन की ही बात करूं तो ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल। राइटिंग अ डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा इज अ एरर ऑफ कमीशन, हाँ भाई टोटल में एरर आएगा, और जब कभी भी टोटल में एरर आता है वो एरर कौन सा होता है, वो होता है एरर ऑफ कमीशन। बात क्लियर सभी को। बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अक्रूड, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि क्या हो गए, पैसे तो दे दिए लेकिन अभी तक उसके पेमेंट करने की आपको कोई भी नीड नहीं थी, मतलब पैसा कैसे चला गया, एडवांस में, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। एक्स सेंड आउट गुड्स टू वाई, एक्स ने गुड्स सेंड किया वाई को, कितने की कॉस्ट का गुड्स था, 1,50,000 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्लासेस का ही क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोगों ने जो हमारा न्यू बैच चल रहा है फाउंडेशन का उसमें भी सेम क्वेश्चन यही कंप्लीट किया है। एक्स ने, कंसाइनर ने गुड्स भेजा वाई को, बोला इस गुड्स की कॉस्ट कितनी है, इस गुड्स की कॉस्ट है 1,50,000। Goods are sold at a cost plus 25% of sale price, मतलब अगर आपको इस गुड्स का सेल प्राइस निकालना है तो सेल प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, कितना परसेंट, 25%। लेकिन यहां पे एक चीज और क्वेश्चन में मेंशन है, चेक कीजिए, कह रहा है कि ये 25% किसका है, सेल प्राइस का, किसका है, 25% सेल प्राइस का, जबकि आपको क्वेश्चन में दे रखी है कॉस्ट 25% ऑफ सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कैसे निकलेगा, 1,50,000
प्लस 25 डिवाइड बाय 75। जी हां, जब आप लोगों को कॉस्ट दे रखी है और प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे दे रखी है, सेल प्राइस पे दे रखी है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज, मल्टीप्लाई 1,50,000, तो 150 प्लस 50,000, तो आपका सेल प्राइस कितने का हो जाएगा, 2 लाख रुपए का। आगे क्वेश्चन में बोला गया द कंसाइनर आस्क्ड टू कंसाइनी टू पे एडवांस एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो सेल की वैल्यू 2 लाख, 2 लाख का अगर मैं 60% निकालता हूं तो कितना एडवांस देना पड़ेगा, 1,20,000 रुपए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1,20,000। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर 1,12,500 करके आ गए हैं। क्यों करके आए हैं, उसका रीजन है उन्होंने डायरेक्टली 150 का 25% निकाला है। लेकिन बच्चों आप लोग ये पढ़ना भूल गए होंगे, सेल प्राइस लिखा हुआ है, अगर कॉस्ट होता तो आंसर आता 1,12,500, लेकिन लिखा हुआ क्या है, सेल प्राइस। इस कारण से इसका आंसर क्या होगा, 1,20,000। आगे बढ़ते हैं। Which of these accounts are not opened by in the books of consigner? कंसाइनर की बात करते हैं कंसाइनमेंट में। तो कंसाइनर क्या करता है, 4 अकाउंट अपनी बुक में बनाता है। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा बनाता है कंसाइनी अकाउंट, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट, और अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसका अकाउंट, और पांचवा बनाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, कमीशन अकाउंट कंसाइनी बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमीशन अकाउंट। कि कमीशन अकाउंट कौन बनाता है अपनी बुक में, कंसाइनी बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, फॉर क्लोजिंग स्टॉक बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। क्लोजिंग स्टॉक किसके पास है, कंसाइनी के पास क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है। तो कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक हमारा ही पार्ट है। अनसोल्ड स्टॉक किसका पार्ट है, हमारा ही अकाउंट क्या है, पार्ट है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। अ जॉइंट वेंचर विथ बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,20,000। बी ने जॉइंट वेंचर में गुड्स परचेज किया कितने का, 2,20,000 रुपए का। बी ने गुड्स लिया है, कितने रुपए का लिया है, 2,20,000 रुपए का गुड्स लिया है। बी सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स, 80% गुड्स को कितने में बेचा गया है, 2,80,000 रुपए में। ठीक है, बैलेंस ऑफ गुड्स वर टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट प्लस 10%, फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। ओके, गुड्स परचेस हुआ 2,20,000 रुपए का, इसमें से सेल कितने का हुआ, सेल हो गया 80%। कितना सेल हुआ, 80%। और ये 80% कितने में सेल हो गया, 80% सेल हुआ है 2,80,000 रुपए में। तो अनसोल्ड स्टॉक कितने का रहा, ऑब्वियसली बात है 20%। 2,20,000 का 20% कितना होता है, 44,000। और ये अनसोल्ड स्टॉक कौन ले गया, बी। बी लेके गया है कॉस्ट प्लस 10%। तो 44,000 प्लस 10%, ये आएगा आपका 48,400। देखिए क्वेश्चन में यही बोला है कि बैलेंस्ड गुड्स टेकन ओवर बाय बी एट कॉस्ट प्लस 10%। अब आपको निकालना है प्रॉफिट। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट की बात कर लेते हैं कि जब जॉइंट वेंचर अकाउंट अपन बनाते हैं तो जॉइंट वेंचर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। डेबिट में आ जाएगा टू परचेज, कितने का मटेरियल लिया था, 2,20,000 का। बाय में आ जाएगी हमारी सेल्स, मटेरियल कितने में सेल हुआ, 2,80,000 रुपए में मटेरियल हो गया सेल। बाय क्लोजिंग स्टॉक भी ले गया तो बाय बीस अकाउंट 48,400।
टोटल किया, ये आया 3,28,400। यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट 1,08,400। तो ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,08,400। एकदम सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन, हमारे जो नॉर्मल क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की हार्डनेस की बात करूं, इजीनेस की बात करूं, तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन ही हम लोगों के इजीली हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ अ बिल ड्रॉन ऑन 3 जुलाई 2022 फॉर द 40 डेज ऑफ पेमेंट, 40 दिनों के लिए बिल को लिखा गया। 3 जुलाई को था, जुलाई में दिन कितने होते हैं? 31 दिन। तो 3 जुलाई को बिल लिखा गया है, तो 28 दिन तो जुलाई के, 40 दिन के लिए अगस्त के कितने दिन और लेने पड़ेंगे? 12 अगस्त को बिल ड्यू हुआ। 3 दिन हम लोग किसके लेते हैं? ग्रेस के। तो पेमेंट कब होना चाहिए? 15 अगस्त को। लेकिन 15 अगस्त एक है पब्लिक हॉलीडे, और जब भी पब्लिक हॉलीडे होता है तो पेमेंट एक दिन पहले किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 14 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डेल क्रेडिटर कमीशन इज कंसाइनमेंट बिजनेस इज जनरली पेबल। क्या होती है डेल क्रेडिटर कमीशन? यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट के लिए कि डेल क्रेडिटर कमीशन हम लोगों को हम पे करते हैं कंसाइनमेंट के केस में क्रेडिट सेल के ऊपर, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन किसके ऊपर पे करते हैं? टोटल सेल के ऊपर। लेकिन यहां से आपसे कंसेप्चुअली सीधी सीधी बात क्या पूछी गई है कि डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे किया जाता है? तो डेल क्रेडिटर कमीशन, अभी तक आपसे क्वेश्चन की कोई बात नहीं हुई, जनरली बात करें तो हमेशा किसके ऊपर पे किया जाता है? क्रेडिट सेल पे। लेकिन जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो वो किस पे किया जाएगा? टोटल सेल्स के ऊपर। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर थियोरेटिकल कंसेप्ट की बात करूं तो आंसर क्या होगा? ओनली ऑन क्रेडिट सेल्स। बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। At the time of dishonor of a endorsed bill, which one of these account would be debited by the drawer? ड्रॉवर किसका अकाउंट डेबिट करेगा? क्योंकि बिल हो चुका है डिसऑनर। ड्रॉवर को सीधा का सीधा किससे मतलब है? ड्रॉई से। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रॉई से। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग ऑफ विच ऑफ द कंसेप्ट। कि हम लोग जब कभी भी कौन सा अकाउंट बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोगों को ईयरली क्या पता चल सके कि हर ईयर का हमारा प्रॉफिट कितने रुपए का होने वाला है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग हमेशा बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट, ईयर वाइज को चेक करने के लिए। तो ईयर वाइज की जैसे ही बात आती है तो हम लोगों को फॉलो करना होता है पीरियोडिक कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट आइए, देखिएगा जो हमारे रेगुलर ज्ञान सागर के स्टूडेंट्स हैं, बार बार बोला था रिसिप्ट एंड पेमेंट में से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। क्या पूछता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर है, उसके अंदर कौन से आइटम्स को लिखा जाता है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, और इंपॉर्टेंट बताया गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम कि जितने भी कैपिटल नेचर के आइटम हो या फिर रेवेन्यू नेचर के आइटम हो, बस किस में होने चाहिए? कैश में होने चाहिए। Which of the following is item are shown in the receipt and payment account? इसका आंसर डायरेक्टली होगा both the item of capital and revenue nature which are received during the period of accounts। सारे के सारे कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर जितने भी आइटम होंगे सारे के सारे को दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपका क्या होगा? डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है 75, ढंग से देखिएगा क्या कह रहा है। द मैनेजर इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। जैसे ही वर्ड क्या आ गया? आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो हमेशा आप लोगों को बताया गया है नॉर्मल क्लासेस के अंदर कि आफ्टर डिडक्शन मिले तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना होता है?
5 डिवाइड बाय 105. If the profit before charging such commission interest on capital 5,000 or 89,000, मतलब प्रॉफिट हुआ है 89,000 का, अभी किसका पेमेंट करना बाकी है? अभी पेमेंट करना बाकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 89,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 5,000 को, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 84,000 का. और कमीशन कितना परसेंट देना है? 5%. तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105, क्योंकि आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन है तो क्या करना पड़ेगा? 5 अपॉन 105. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जो कि है 4,000 रुपी. आ गई बात सभी के समझ में? क्वेश्चन नंबर 75 से रिलेटेड, कि क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर 4,000 कैसे आएगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दे रखा है. देखिएगा, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखे हैं 240, 36 एंड 45,000. ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में बोला गया सेल्स दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है. सेल्स की बात करूं तो आप लोगों को दे रखी है 240, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 36,000 का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 45,000 रुपए का. इफ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25%, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर प्रॉफिट कितना है? 25% है, तो आपको बताना है परचेस कितने रुपए की होगी. काफी अच्छा क्वेश्चन है. कंसेप्ट अगर आपका एकदम क्लियर है तो देखिए, जीपी की रेट क्या है? 25% ऑफ COGS. जीपी कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं सेल्स में से किसको माइनस करके? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को. और अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करूं, तो अगर अपन सेल्स में से जीपी को माइनस कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, राइट? अब बात आती है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी या फिर जीपी कैसे निकलेगा. इन दोनों में से मेरे पास कोई भी चीज आ जाए, अगर जीपी आ जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकता हूं वेरी इजीली. तो यहां पर मैं सपोज करूंगा, सपोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100, तो जीपी कितने का हो जाएगा? 25 का. मतलब सेल्स कितने की हो गई? 125 की. कितने की हो गई? 125 की. तो यहां से सीधा का सीधा मेरे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कैसे कितनी आएगी? 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, क्योंकि सेल्स किसके इक्वल है? 125 का डिवाइड दे दिया, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की चाहिए. $48,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,92,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई आपकी? 1,92,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को 36,000. परचेस का अमाउंट नहीं पता, लेकिन मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,000 का. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,92,000. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. 192 इक्वल्स टू 36 में से 45 गए तो और कितना रह जाएगा? माइनस का 9,000 प्लस परचेस, तो परचेस कितनी आ जाएगी? 192 प्लस 9,000 इक्वल्स टू 2,01,000. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 76 का 2,01,000. बात क्लियर सभी को?
इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा 2,01,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, एनपीओ के काफी सारे क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन में देखने को मिले हैं। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमें सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का मिला है? 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वाज शोन एज 52,000। इनकम हम लोगों को सब्सक्रिप्शन से कितने की हुई है? 50,000 की, 52,000 की। What amount will be shown subscription outstanding at the end of the year? हमारा कंसेप्ट है कि जितना भी कैश हमें रिसीव हुआ उसके अंदर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर दो, तो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट। कैश रिसीव्ड हुआ 50,000 रुपए का, कैश रिसीव हुआ 50,000 का, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6,000 माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग पता लगाना है, और इनकम इस बार की कितनी है? 52,000 की। 50 में से 60 गए तो 6,000 गए तो 44 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इक्वल्स टू 52,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 8,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? 8,000 रुपी। इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का? 8,000। राइट? बात क्लियर सभी को कि एट द एंड ऑफ ईयर कितना अमाउंट हमारा ड्यू रह गया? हमारा अमाउंट ड्यू रहेगा 8,000 रुपए का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? द इंफॉर्मेशन फॉर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सीधी किससे ली जाती है? कैश बुक से। जो इन कौन सा होता है? 78। जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की इंफॉर्मेशन कहां से ली जाती है? कैश बुक से ली जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? नॉर्मल सी बात है, जब हम लोगों को जितना भी गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी कॉस्ट का पता लगाना है तो हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? हम लोग ओपन करते हैं मैन्युफैक्चर अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा? टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? देखिए, any revenue expense, wait, any revenue expense for which a separate fund is available। एनपीओ का ही क्वेश्चन है कि जब कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंस किया जा रहा है सेपरेट फंड का, जी हाँ, ये हमारे नॉर्मल मॉड्यूल जो हमारे ज्ञान सागर की क्लास के नोट्स हैं उन्हीं का ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने जनरल क्लास के अंदर भी सॉल्व किया हुआ है कि अगर सेपरेट फंड अवेलेबल है उसके लिए किसी भी तरीके का एक्सपेंस, सेपरेट फंड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और फंड की वैल्यू कम होगी, मतलब वो क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा सेपरेट फंड के अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000 एंड करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना है? 44,500। मतलब इस बार सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 44,500, और नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस कितना मिला है? 6,000। इफ द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भैया 44,500 तो हमारे करंट ईयर का है, और करंट ईयर का कितना मिलना बाकी है? 4,500 मिलना बाकी है। तो टोटल कितना हो गया? 49,000। तो अमाउंट कितना क्रेडिट किया जाएगा? 49,000 का अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फिक्स एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस की करंट एसेट्स, नॉट पॉसिबल। क्या पूछा गया है? इनमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। कौन सा स्टेटमेंट बनाना है? इसमें से आपको बताना है
कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो डिस्काउंट ऑन बिल इज अ लॉस फॉर द ड्रॉअर एंड गेन फॉर द ड्रॉई। जी हाँ, एकदम सही। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये एक तरीके के लिए गेन होता है। किसके लिए गेन होता है? हमारे ड्रॉई के लिए, और ड्रॉअर के लिए क्या होता है? लॉस, क्योंकि टाइम से पहले उसको डिस्काउंट करवा लिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, एडजस्टमेंट। जो हमारे रेगुलर बैच के, अभी न्यू वाले बैच के स्टूडेंट है, फाइनेंशियल अकाउंट ही चल रहा है, बता रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ये भाई हमारी लास्ट क्लास के अंदर ही हमने सॉल्व किया है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता है तो ट्रेडिंग पी&एल में नहीं आता, सीधा कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। देखिए कितने क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल क्लास के अंदर अभी अभी भी डिस्कशन चल रहे हैं इन क्वेश्चंस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। एनपीओ क्या नहीं बनाता? ये बताइए क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता। When no separate set of books are maintained, but each co-venture keep record all the transaction, then goods are purchased by co-venture for the joint venture account is debited to। बोल रहा है जब आपने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रख रखे हैं, सेपरेट सेट रखते हैं तो हम लोग जॉइंट वेंचर भी बनाते हैं, को वेंचर भी बनाते हैं, और जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। तो आपने नहीं रख रखे, बट ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, देन द गुड्स आर परचेज बाय अ को वेंचर। खुद के लिए तो खुद का नाम, और दूसरे वाले के लिए क्या किया जाता है? दूसरे पर्सन का नाम क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। तो ये बोल रहा है कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? जी हां, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। अब आपका कॉस्टिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एकदम सिंपल सा है ये 30 नंबर। प्राइम कॉस्ट में बी करेक्टली टर्म्ड एज। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सभी के टोटल को बोलते हैं। और जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज की जाए, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर जो चार्ज की जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 86 जो है उसका आपका आंसर क्या होगा? उसका आंसर आपका होगा द टोटल कॉस्ट आइटम विच कैन डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट आइटम। बात करूं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। जब हम लोग प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग किसको ऐड कर देते हैं? प्राइम कॉस्ट के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स को। काफी स्टूडेंट को पता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। तो आंसर क्या होगा? फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द करंट मार्केट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एसेट्स ऑफ अ मटेरियल। जी हाँ, करेक्ट है एकदम ये। कॉस्ट अकाउंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी नहीं, ये आपको कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देता है, प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं देता है, तो ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89। विच वन इज फॉल्स। कौन सा अकाउंट फॉल्स है? तो इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में क्या कह रहा है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट। यहीं पे पता लग गया गलत है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज टू स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आप स्पेयर के पार्ट्स बनाते हैं। स्पेयर के अंदर क्या करते हैं? आप पार्ट्स बनाते हैं। तो जब भी स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते हैं तो उसके अंदर कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है कॉस्टिंग का? तो उसके अंदर हम लोग फॉलो करते हैं बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल। हम लोगों ने क्या किया? हमारे कुछ डिफेक्टिव आर्टिकल्स से उन आर्टिकल्स को सही करवाया, तो उसके ऊपर लगने वाला जो खर्चा होता है किसके अंदर आएगा? प्रोडक्शन के अंदर ही आएगा, ऑब्वियसली बात है।
तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। कॉस्टिंग एकदम सिंपल सी दी गई है, ज्यादा कुछ भी लेवल नहीं है इसका। वेजेस फॉर एबनॉर्मल आइडियल टाइम्स चार्ज टू। आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम वो टाइम होता है जब एम्प्लॉय वर्क तो करने आया है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है कुछ चीजों की अनअवेलेबिलिटी के कारण। तो जितने भी एबनॉर्मल आइटम होते हैं कॉस्टिंग के अंदर, उन्हें भेजा जाता है कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। ये किसके बिहाफ पे पूछ रहा है? कि मैंने कॉस्ट को क्लासिफाई कर दिया मटेरियल के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर और साथ में किसके अंदर? एक्सपेंसेस के अंदर। किसके अकॉर्डिंग हुआ? मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी हां, सही सोच रहे हैं। ये कहलाती है एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। राइट? क्लियर है? बताइएगा जरूर आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं। Which of the following would be classified as indirect labor? कि इनमें से किसको हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट बनाएंगे। असेंबली वर्कर इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नॉर्मल है, डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। स्टोर असिस्टेंट इन फैक्ट्री एरिया, एन ऑडिट क्लर्क इन ऑडिटर फर्म। जी हाँ, डायरेक्ट के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होता है, ऑडिटर का प्रोडक्शन से क्या लेना देना। क्वेश्चन नंबर 95। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू 16। ये मैंने बहुत बार क्लास में आपको बोला, पढ़ के जाइएगा पढ़ के जाइएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस आर 2,32,000 एंड 2,05,000। डायरेक्ट मटेरियल 2,32,000, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस है 2,05,000। If the ratio of direct wages and factory overheads is 5:3, मतलब वेजेस और ओवरहेड का क्या है रेशो? क्या है? 5:3। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी होगी? तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या निकालने होंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे? ये जो 2,05,000 है, ये कौन सा वाला पार्ट है? 5:3 इन दोनों का पार्ट है। तो 5 वाला पार्ट आप लोगों को दे रखा है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? इसके अंदर दे दूंगा डिवाइड 5 का, मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से। 41,000 इंटू 8, 3,28,000। और डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है? 2,32,000। टोटल हो जाएगा 5,60,000। बात क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 97 भी। फ्रॉम द फॉलोइंग वेट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेस ऑफ रॉ मटेरियल व्हेन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 26,500, क्लोजिंग स्टॉक है 4,500, ओपनिंग स्टॉक 3,000। जनरल क्वेश्चन है। कंज्यूम की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेस की वैल्यू निकालनी है तो परचेस तो यही रहेगा, कंजम्पशन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दो, लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक को, तो आपका आंसर आएगा 28,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल आपने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किए। किसके लिए किए? सेलिंग पर्पस के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 99। Which of the following item are included in cost sheet? Not included.
फाइनेंशियल नेचर के आइटम इंक्लूड नहीं होते, बैंक फाइनेंशियल नेचर, कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल नेचर, डोनेशन फाइनेंशियल नेचर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीवेंट कॉस्ट? आंसर से पहले रिलीवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो हमारे डिसीजन मेकिंग का पार्ट होती है, जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, न्यू प्लांट को रिप्लेस करना है, अफेक्ट करेगी। मार्जिनल कॉस्ट भी करेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी करेगी। संक कॉस्ट जो डूब गई, जो कॉस्ट पास्ट में हो गई, वो हमारे डिसीजन को क्या अफेक्ट करेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? संक कॉस्ट। और यहीं पे आपके फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरे सॉल्यूशन मैंने आपको करवाए हैं। अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे के सारे लिंक दिए गए हैं। जरूर से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं जरूर से मेंशन कीजिएगा। और याद रखिए, न्यू बैच की डेट है आपके सीएमए इंटर की 26 जुलाई। धन्यवाद।